हेलो स्टूडेंट एंड हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर कैलाश कुमार महतो आपका स्वागत करता हूं आपके और हमारे क्यूट से यूट्यूब चैनल द सेंटर ऑफ कॉन्सेप्ट्स में। और हाँ, मैं वो एमबीबीएस वाला डॉक्टर नहीं हूं, अदरवाइज ऑब्वियसली मैं यहाँ पे आपको बायोलॉजी पढ़ाता, बट या आई हैव कंप्लीटेड माई पीएचडी फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एनआईटी अगरतला। सो जैसा कि आप देख सकते हो, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 का फिजिक्स का चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर, विच इज वन ऑफ द मोस्ट conceptual and important topic if we consider the entire syllabus of class 11 and 12. So आज का जो लेक्चर है वर्क एनर्जी एंड पावर का, हमारे लिए फर्स्ट लेक्चर होगा एंड इस चैप्टर को हम लोग 7 to 8 लेक्चर में कंप्लीट करने जा रहे हैं, जिसमें आप लोग को अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल्स एंड प्रीवियस आस्क्ड क्वेश्चन लाइक जेईई मेंस, एडवांस एंड नीट के क्वेश्चंस को आप लोग को करवाया जाएगा। आज के फर्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को देखेंगे एंड इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस को समझने का कोशिश करेंगे। तो समझने की कोशिश नहीं करेंगे, समझेंगे, ठीक है। एंड एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, वी विल कैलकुलेट द वर्क डन ड्यू टू अ कांस्टेंट फोर्स। तो आज के लेक्चर में हम लोग ये करने जा रहे हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन पार्ट से एंड इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस से। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि अदर फैकल्टीज के कंपैरिजन में मैं 10 to 15 मिनट्स ज्यादा टाइम लूंगा इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस चीज को फील करो कि एक्चुअली में वर्क डन होता क्या है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। मैं भी चाहता हूं तो इसको स्टार्ट कर सकता था, वर्क डन इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, बट मैं यहां से मैं स्टार्ट करके पहले मैं आपको इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस को फील कराऊंगा, है ना। वो होती है फीलिंग्स, होती है फीलिंग्स, समझो ना मेरे फीलिंग्स को, तो वो वाला फीलिंग्स समझ में आया क्या। इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस में हम लोग क्या देखेंगे कि बोलोगे सर एनर्जी जब different physical quantity and work done is a different physical quantity, then why the unit of both the physical quantity is same? समझ में आया? क्वेश्चन तो बनता है ना भाई, हम लोग इसको एनर्जी को अलग से डिफाइन कर रहे हैं, अलग से पढ़ रहे हैं, वर्क डन को अलग से कर रहे हैं, तो फिर दोनों का फिजिकल मतलब यूनिट सेम क्यों होता है, इस चीज को हम लोग समझेंगे। फिर देखो हम लोग ये देखेंगे ना कि किसी भी ऑब्जेक्ट में हम लोग जब फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एंड उसका डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो है तो वर्क डन उस केस में जीरो क्यों हो जाता है। फिजिक्स के लैंग्वेज में हम लोग डे टू डे लाइफ में हम लोग तो बोलेंगे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, बट फिजिक्स के लैंग्वेज में वर्क डन इन दैट पर्टिकुलर केस दैट विल बी इक्वल टू जीरो। तो इसमें जो होशियार बच्चा है वो बोलेगा कि सर 9th क्लास में हमारे शिक्षक ने पढ़ाया था वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या पढ़ाया था? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और आप यहां पे बोल रहे हो कि आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो एंड डिस्प्लेसमेंट जीरो रख रहे हो। तो आप फोर्स अप्लाई करके अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो रख रहे हो मतलब डिस्प्लेसमेंट का जीरो, और किसी भी चीज को हम लोग जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे दैट वैल्यू विल बी इक्वल टू जीरो। तो मुझे ये पता है कि आप लोगों को मैथमेटिकली पता है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो रखने पे उसका वैल्यू जीरो होता है, बट इसको आज हम आपको फील करवाएंगे कि फिजिक्स में हम लोग क्यों बोलते हैं, क्यों उसका वैल्यू जीरो होता है। समझ में आया क्या? एंड एट द एंड जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग कैलकुलेट करेंगे वर्क डन का वैल्यू मैथमेटिकली फॉर अ कांस्टेंट फोर्स। चलो अब हम लोग इसके डेफिनेशन पार्ट में आते हैं। डेफिनेशन से पहले आपका एक छोटा मोटा हम लोग टेस्ट लेंगे, ठीक है। अब टेस्ट में आपको बताना है ना कि क्लास 9th में आप लोग जो वर्क एनर्जी एंड पावर आपने किया था जो वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर आपके शिक्षक ने आपको पढ़ाया था बालक, तो बताओ तो उस पे काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या था। तो बोलोगे सर मुझे बेवकूफ समझे हो क्या इतना इजी क्वेश्चन कौन पूछता है, हमें तो पता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर होता है।
पोटेंशियल एनर्जी बोलोगे तो सर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, और आसानी है तो हम लोग ग्रेविटेशनल चैप्टर में भी पढ़े थे, दैट इज इक्वल टू mgh। एंड इन दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं, इन दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, इन दोनों को मिला के हम लोग बोल देते हैं मैकेनिकल एनर्जी। इसके बाद कहीं ना कहीं आप लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में भी सुने होंगे। मैं तो क्लास में अपने बच्चे से पूछता हूँ, बेटा बताओ तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो वो उन लोग बोलते हैं शाह according to conservation of energy, energy can neither be created nor be destroyed, it can only be converted from one form to the another form। तो ये हाल है बेटा। ले बेटा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी न पढ़ा तो क्या पढ़ा। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है बेटा, बेसिकली ये क्या है ना कि हम लोग एनर्जी के को हम लोग नहीं क्रिएट कर सकते ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसको बस एक फॉर्म से क्या कर सकते हैं, दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। मैंने क्या किया, एक कलर से दूसरे कलर में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर है। सो बेसिकली यही है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हाँ, ये अलग चीज है कि बाद में आइंस्टाइन ने हमें इक्वेशन दिया इक्वल टू mc स्क्वायर, जिसमें इन्होंने ये बताया कि मास एनर्जी दोनों इंटरचेंजेबल है, मतलब दोनों को हम लोग चेंज कर सकते हैं, मास को एनर्जी में एंड एनर्जी को मास में। बट उसको हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स में एंड मॉडर्न फिजिक्स में कवर करेंगे, उसको बाद में पढ़ेंगे। बट फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम एनर्जी क्या होता है, कांस्टेंट एंड कंजर्व्ड होता है। चलो, इसको वर्क एनर्जी थ्योरम से कंफ्यूज नहीं करना है, उसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में करने जा रहे हैं, उसको बहुत अच्छे से समझाने जा रहे हैं इस चीज को समझने के बाद। चलो, सो अब हम लोग आते हैं द डेफिनेशन ऑफ वर्क डन। ठीक है, इट इज द एक्चुअल डेफिनेशन। बहुत कोई स्टार्ट करते हैं कि वर्क डन कैन बी डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, बट इट्स actually the mathematical expression. Mathematically it can be defined, but physically it can be defined as the medium through which energy is transferred. Energy can be transferred from one body to another body. It's okay na? In another way, it can be defined as a mechanical way, or to transfer the energy from one body to another body. So इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं, जिसके बाद आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होने जा रहा है। जब तक फोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। एक बार सभी को बोलो, जब तक फोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। समझ में आया क्या नहीं? देखो क्या है, अभी ये एक मार्कर है, द पेन ऑफ दिस डिजिटल बोर्ड। ये एक पर्टिकुलर हाइट पे है इस अर्थ के सरफेस से, जिसके कारण इस पे क्या पोटेंशियल एनर्जी है। जब मैं इस पेन पे मस्कुलर फोर्स लगा के मैं इसको क्या करूंगा, इसको लिफ्ट करता हूं, तो क्या होता है, इसके पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज होगा, पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीमेंट होगा। वो क्यों होगा? क्योंकि देखो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या है, mgh है। जब h का वैल्यू हम लोग बढ़ा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी का भी वैल्यू बढ़ रहा है। सर इससे आप क्या समझाना चाह रहे हो? बेटा मैं इससे ये समझाना चाह रहा हूं आपको कि ये जब पेन यहाँ पे है, मान लो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे 5 जूल है। कितना जूल है? 5 जूल। और मैंने जब यहाँ पे इसको फोर्स लगा के इस हाइट पे लेके आया तो इसका एनर्जी हो गया 7 जूल। कितना हो गया? 7 जूल। तो कितना का इंक्रीमेंट हुआ बेटा? सर ये तो बहुत आसान है, ये तो 2 जूल का इंक्रीमेंट हुआ। तो 2 जूल का जो इंक्रीमेंट हुआ, तो 2 जूल का मैं क्या इस पे क्रिएट क्या मैंने क्रिएट क्या? नहीं, मैंने क्रिएट नहीं किया, क्योंकि एनर्जी को हम लोग नहीं क्रिएट कर सकते, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते, केवल एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मैंने किसी फॉर्म ऑफ एनर्जी को यहाँ पे इसके पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट किया। तो यहाँ पे मैंने किस फॉर्म ऑफ एनर्जी को और कैसे कन्वर्ट किया, इस चीज को हम लोग समझ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आपका वर्क डन का कॉन्सेप्ट, फिजिकल सिग्निफिकेंस पूरा क्लियर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है ना, मैंने इस पे फोर्स लगाया, मस्कुलर फोर्स, एंड मस्कुलर फोर्स लगाने के बाद इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। इसका मतलब क्या है, मैंने इस पे वर्क डन किया। मैंने क्या किया? वर्क डन किया। अब ये वर्क डन मैंने क्यों कर पाया? क्योंकि मेरे अंदर कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी था। व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, जिसके कारण मैंने इस पे वर्क डन कर पाया। तो मेरे अंदर कौन सा एनर्जी था? तो मैंने आज जो स्वादिष्ट मस्त मस्त खाना खा के आया था, तो मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या था, उसे डाइजेस्ट करके
एनर्जी के फॉर्म में, केमिकल एनर्जी के फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड कार्बोहाइड्रेट उसे हमारे शरीर में स्टोर किया था, जिसके कारण मैंने इस पे वर्कडन कर पाया एंड मेरा जो इंटरनल केमिकल एनर्जी था उसके इसके पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। तो ये किस में कन्वर्ट हुआ? केमिकल एनर्जी से इसके पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। एंड किसके थ्रू हुआ? मैंने इस पे क्या किया? मैंने वर्कडन किया। तो बताओ तो बेटा, मैंने कितना वर्क डन किया? मैंने इस पे 2 जूल का वर्क डन किया, और ये 2 जूल जो मैंने वर्क डन किया उतना मेरे बॉडी से एनर्जी रिड्यूस हुआ, एंड दैट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस पेन। समझ में आया क्या? तो वर्क डन बेसिकली क्या है? इट इज द एनर्जी विच इज बीइंग ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। क्लियर है? मतलब जिस एनर्जी को, या फिर हम लोग बोलेंगे ना कि अगर हम लोग किसी बॉडी पे मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसफर करना चाह रहे हैं तो उस पर हम लोग को क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा। एंड मैंने जितना वर्क डन कर रहा हूं तो जो बॉडी उस पर वर्क डन कर रहा है उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी उसका रिड्यूस हो रहा है, एंड जिस बॉडी पे वर्क डन किया जा रहा है उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी उस पर इंक्रीज हो रहा है। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके अभी हम लोग क्या देखने जाएंगे, क्या समझेंगे? वर्क एनर्जी थ्योरम देखेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी देखेंगे। तो सब कुछ इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित है। समझ में आया कि ये क्या है? तो अब आप लोग इसको बता सकते हो कि इन दोनों का यूनिट सेम क्यों होता है? क्यों सेम होता है? क्योंकि मैंने इस पे जितना वर्क डन किया उतना ही तो इस पे क्या हुआ? उसके एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। 2 जूल का मैंने वर्क डन किया, 2 जूल का एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, इसलिए दोनों का यूनिट क्या होता है? सेम होता है। समझ में आया क्या नहीं? अब बोलोगे कि सर ये आप बताए थे, ये बोले थे कि आप ये बताओगे। अरे थोड़ा धीरज रखो, इसको भी बता रहे हैं, इसको बता रहे हैं। देखो क्या है, अब यहां पे ये जो बच्चा है ना, ये बच्चा क्या कर रहा है? इस पे फोर्स पूरा अपना दम लगा के फोर्स लगा रहा है, इस पे दम लगा के फोर्स लगा रहा है, और इस ऑब्जेक्ट पे, जिस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा है, वॉल है या बुक है, कुछ भी ले लो, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? ये स्टेशनरी कंडीशन में है, एंड इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 0 है। कितना है इसका डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे इसका 0 है। फोर्स नहीं, डिस्प्लेसमेंट 0 है। ये बेचारा फोर्स तो लगा ही रहा है, जितना खाया पिया है पूरा का पूरा फोर्स लगा रहा है ये, बट इसका डिस्प्लेसमेंट 0 है। जब इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट 0 है तो बताओ तो इसका वेलोसिटी में कोई चेंज आएगा क्या? इनिशियल वेलोसिटी विल बी फाइनल वेलोसिटी होगा क्या? नहीं। एंड जब इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी है तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी है, चलो हम नेक्स्ट पेज में करते हैं। इसका ये जो बच्चा था इस ऑब्जेक्ट पे क्या कर रहा था? फोर्स लगा के होल्ड करके रखा हुआ था, एंड इसका डिस्प्लेसमेंट 0 था। जब इसका डिस्प्लेसमेंट 0 था तो बताओ तो यहां पे इसका इनिशियल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी होगा क्या? नहीं। जब इसका इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी का होगा तो मतलब इसका काइनेटिक एनर्जी इनिशियल विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल होगा। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या था? हाफ mv²। समझ में आया क्या नहीं? अब इसका डिस्प्लेसमेंट अगर 0 है तो पोजीशन चेंज हो रहा है क्या? पोजीशन भी नहीं चेंज हो रहा है। पोजीशन नहीं चेंज हो रहा है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल दैट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल हो जाएगा। एंड यही क्या होता है? ये तुम्हारा मैकेनिकल एनर्जी होता है। तो मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट विल बी इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल ऑफ द ऑब्जेक्ट हो जाएगा क्या? नहीं। इस कहने का मतलब है कि ये जो बच्चा इस पे फोर्स लगा रहा था यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट पे, तो इस ऑब्जेक्ट का मैकेनिकल एनर्जी में कोई चेंज आया क्या? नहीं आया। मैकेनिकल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया, तो ये इस पे एनर्जी ट्रांसफर किया क्या? अगर एनर्जी ट्रांसफर करता है तो इसका चेंज होता है क्या? नहीं। मैकेनिकल एनर्जी जब ट्रांसफर नहीं किया तो ये वर्क डन क्या? क्यों? वर्क डन क्या होता है? जितना वो एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है, ये तो एनर्जी गेन ही नहीं किया, तो ये एनर्जी ट्रांसफर नहीं कर रहा है। एनर्जी ट्रांसफर नहीं कर रहा है तो फोर्स लगा रहा है बट वर्क डन नहीं कर रहा है, क्योंकि वर्क डन क्या है? दैट एनर्जी विच इज बीइंग ट्रांसफर्ड। समझ में आया क्या नहीं? ये कॉन्सेप्ट फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ में आया क्या नहीं? कि फिजिक्स के लैंग्वेज में हम लोग क्या बोलते हैं? वर्क डन जब 0 रहेगा तो डिस्प्लेसमेंट जब 0 रहेगा तो वर्क डन बाय दैट ऑब्जेक्ट विच इज अप्लाइंग फोर्स दैट विल बी इक्वल टू 0। समझ में आया? बोलो एक बार। जब तक फोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। चलो, इसके ढेरों सारे एग्जाम्पल है। इसके आगे वाले
आने वाले चैप्टर्स में इसके बहुत सा एप्लीकेशंस है। मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बताऊंगा, 3 से 4 मिनट में एग्जांपल इसको मैं समझा रहा हूं कि इसका आगे आप कैसे इसको यूज करोगे। लाइक बहुत सा लाइक इस चीज को यूज करते हैं बट इस चीज को वो समझ नहीं पाते हैं। समझ में आया? इसका इंपॉर्टेंस नहीं समझ में आता है। तो देखो हम लोग एक लेते हैं जनरेटर एंड मोटर का कॉन्सेप्ट लेते हैं। जनरेटर क्या कहता है? इलेक्ट्रिकल जनरेटर क्या कहता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है एंड मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। समझ में आया क्या नहीं? तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब यहाँ पे मोटर कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन करेगा एंड मोटर जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करेगा वो क्या करेगा? सेम अमाउंट ऑफ वर्क डन वो क्या करेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा एंड जनरेटर जितना वर्क डन करेगा उतना ही अमाउंट ऑफ वर्क डन एनर्जी क्या होगा? मैकेनिकल से वो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेगा। आप जब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ने जाओगे तो क्या होगा? ये जो मोटर है, मोटर में हम लोग क्या देते हैं? करंट देते हैं। क्या देते हैं हम लोग? करंट देते हैं इसके रोटर में। तो यहां पे क्या होता है? बैक ईएमएफ जनरेट होता है एंड इस बैक ईएमएफ के कारण क्या होता है? इसके फ्लो को अपोज करता है एंड इसको वर्क डन करना पड़ता है एंड दैट अमाउंट ऑफ वर्क डन किस में कन्वर्ट हो जाता है? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आया क्या नहीं? आप लोग 12th क्लास में जब पढ़ोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ोगे तो क्या होता है? हम लोग जब मैग्नेट को क्या करते हैं? मैग्नेट को जब इसको मूव कराते हैं कॉइल के सामने, जब इसको हम लोग मूव कराते हैं, जब इसका रिलेटिव वेलोसिटी रहता है दोनों के बीच में, तो क्या होता है? ये जो कॉइल है इसके मोशन को अपोज करता है। मोशन को अपोज करता है जिसके कारण इसको मूव कराने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा एंड फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा तो क्या होगा? मुझे वर्क डन करना पड़ेगा एंड वर्क डन एंड दैट अमाउंट ऑफ वर्क डन जो इसको मैकेनिकली मुझे मूव कराने के लिए करना पड़ेगा, दैट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू द पोटेंशियल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सोलेनॉइड और दिस कॉइल। समझ में आया क्या नहीं? और इसी को हम लोग एज ए लेंज लॉ पढ़ते हैं कि ये उसी कॉज को अपोज करता है जिसके कारण ये प्रोड्यूस हो रहा है। एंड ये बहुत बार आईटी में भी क्वेश्चंस आए हुए हैं जेई में एंड पहले तो ट्रिपल ही होता था हम लोगों के समय, तो उसमें भी क्वेश्चन ये आया हुआ है कि जो लेंज लॉ है वो किस थ्योरम के बेस्ड है? तो वो किस थ्योरम पे बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के थ्योरम पे बेस्ड है। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी क्या हो रहा है? कांस्टेंट रह रहा है। जितना अमाउंट ऑफ ये वर्क कर रहा है उतना ही अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो रहा है? इसका मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो समझ में आया क्या नहीं? यहाँ पे जब ये बैक ईएमएफ का कॉन्सेप्ट आता है, बच्चे इंजीनियरिंग से निकल भी जाते हैं जब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आप पढ़ोगे तो क्या होगा, लेकिन उनको ये चीज समझ में नहीं आता कि बैक ईएमएफ का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो ऐसा नहीं है ना बच्चा कि इसको हम लोग अपने रियल लाइफ से भी रिलेट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जब आप स्ट्रगल आपको कभी किसी टाइम आपको स्ट्रगल करना पड़े या आपके किसी कोई चीज मुसीबत आए या आपको बहुत मेहनत करना पड़े तो उसको हमेशा नेगेटिव वे में नहीं लेना चाहिए। यू कैन कंसीडर इट इज अ प्लेटफॉर्म जहां पे आप अपने अंदर इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी को आप दिखा सकते हो। समझ में आया क्या? अगर ये कॉइल इसके मैं एक एग्जांपल देता हूं, उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ये क्या है? ये बल्ब है, ठीक है, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में कंसीडर कर रहा हूं। बस ये लास्ट एग्जांपल देके मैं आगे जाऊंगा इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पे। ये बैटरी क्या कर रहा है? इसके पोटेंशियल बैटरी को जब हम इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में कनेक्ट करेंगे तो ये क्लोज सर्किट बनेगा और यहां से करंट फ्लो करना चालू करेगा। आप लोग 10th में ये पढ़ चुके हो। ये रजिस्टर क्या करता है? इसके फ्लो ऑफ करंट को क्या करता है? अपोज करता है। फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है, तो जिसके कारण ये इसको क्या करता है? इसको इस बैटरी को इस पे वर्क डन करना पड़ेगा एंड ये जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करेगा उतना ही अमाउंट ऑफ वर्क डन इसके लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगा। मतलब ये जो इसका इंटरनल केमिकल एनर्जी ऑफ दिस बैटरी है वो कब हम लोग को दिखा? जब ये रेजिस्टेंस इसको अपोज कर रहा था एंड ये क्या कर रहा था? उस अपोज को ओवरकम कर रहा था बाय डूइंग वर्क डन। तो कहने का मतलब है ना, अगर आपको लाइफ में कभी स्ट्रगल का फेस करना पड़े, स्ट्रगल का सामना करना पड़े, तो आप उसको कंसीडर कर सकते हो एज अ
अपॉर्चुनिटी, एज ए प्लेटफॉर्म, कि अब आपको दुनिया को आपका इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी का दिखाने का एक मौका है। समझ में आया क्या? तो इसे मैंने रियल लाइफ से थोड़ा सा रिलेट किया, ठीक है। वो ऑब्वियसली ये चीज आपको जेई में नहीं पूछेगा, लेकिन समझना चाहिए। चलो, इसके बाद तो अब हम आते हैं इसके मैथमेटिकल डेफिनेशन पे और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पे, ठीक है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ वर्क। सो यहां से तो जो बच्चा अगर एक बार पढ़े होगे तो सभी को पता होता है कि वर्क डन क्या है। इट कैन बी मैथमेटिकली डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एंड बेसिक मैथमेटिक्स में जब इंट्रोडक्शन ऑफ मैथमेटिक्स जब आप फिजिक्स में पढ़े होगे तो उसमें क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट के बारे में आप लोग पढ़ते होगे। तो ये क्या होता है, फोर्स इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे ये क्या है, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स वेक्टर, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड इट इज द एंगल बिटवीन द फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सो ये क्या हो जाएगा, जब डॉट प्रोडक्ट ऑफ स्केलर प्रोडक्ट हम लोग लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा, दैट इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो यहां से हम लोग इसके बारे में कुछ देखते हैं। वर्क डन क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। एसआई यूनिट का हम लोग बात करें तो इसका एसआई यूनिट जो है दैट इज इक्वल टू जूल, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जे से। इसका डायमेंशन के बारे में अगर हम लोग बोले डायमेंशन, तो ये क्या होता है, ml/t-2 होता है। समझ में आया क्यों? वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का क्या होता है डायमेंशन, ml/t-2 एंड इसका डायमेंशन होता है l। सो इसका डायमेंशन आ जाएगा तुम्हारा ml/t-2। क्लियर है? अनदर यूनिट ऑफ एनर्जी बोला है वो होता है तुम्हारा 1 कैलोरी इज इक्वल टू ये होता है 1.4184, ठीक है। इसको हम लोग लिख देते हैं, सॉरी 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जूल, और ये हो जाता है तुम्हारा, इसको हम लोग अप्रोक्सीमेट लिख देते हैं 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। समझ में आया क्या? चलो, अब हम लोग देखते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन, ठीक है, जिससे इसका न्यूमेरिकल बनता है जो कि हमारे एग्जाम्स में आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो हम लोगों ने देखा कि क्या है, वर्क डन इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इंटू, देखो इसमें फिर बच्चे को थोड़ा सा ये भी डाउट होता है ना कि सर अभी तो आपने रिवीजन कराया था कि हमारे शिक्षक ने तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया था, और आपने डॉट प्रोडक्ट क्यों एक्स्ट्रा घुसेड़ दिया, बताइए इसको क्यों आपने टफ बनाया, या फिर इन दोनों में क्या डिफरेंस है, 9th में अलग पढ़े थे अभी अलग कैसे हो गया? बेटा कोई अलग नहीं हुआ है, दोनों सेम है। एक्चुअली 9th में जो आपका IQ लेवल था, आपका जो लेवल था ना, समझने का कैपेसिटी था, उसी के अकॉर्डिंग NCERT ने क्या किया था, उसको सिंपल बनाया था। तो उस केस में क्या होता है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट को 1 डायमेंशनल कंसिडर किया जाता था। तो 1 डायमेंशनल कंसिडर करेंगे तो अगर ये फोर्स था और ये डिस्प्लेसमेंट था तो एक बार इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री होगा। और जब इन दोनों को 1 डायमेंशनल में कंसिडर करेंगे बट दोनों का अगर डायरेक्शन अपोजिट होगा तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। अगर इसको हम लोग फोर्स लेते हैं और इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, तो इस केस में क्लास 9th में NCERT ने आपको बताया था जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में रहेगा तो वर्क डन विल बी इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और जब इन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट रहेगा इस तरह केस में
तो वर्क डन आपको बता दिया गया था -F/d। तो कोई अलग नहीं है, सेम डेफिनेशन है, बट अब आप बड़े हो चुके हो और आपको IIT JEE क्रैक करना है, एडवांस क्रैक करना है, आपको डॉक्टर बनना है, नीट क्वालिफाई करना है। तो इसके लिए अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अब हम लोग को एडवांस लेवल में पढ़ना पड़ेगा। तो अब हम लोग को वेक्टर का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, वेक्टर का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। अब हम लोग 2 डायमेंशनल में पढ़ेंगे, 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल में पढ़ेंगे। तो उस केस में सॉरी, तो उस केस में अब हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, इसका डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। तो अब कैलकुलेशन हम लोग देखते हैं ना, बाय अ कांस्टेंट फोर्स। जब हम लोग फोर्स का वैल्यू कांस्टेंट रखेंगे तब उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। जब हम लोग इसको फोर्स को वैल्यू करेंगे तो वर्क डन हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। फिर वर्क डन यूजिंग द एरिया अंडर द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फिर हम लोग इसको देखेंगे कि जो वर्क डन हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का जो ये है क्या है, ग्राफ है, उसका यूज करके हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, होप कि माइक का बैटरी अभी ठीक है। चलो, तो अब हम लोग देखते हैं, अब हम आपको IIT का प्रोफेसर बनाते हैं और बोलते हैं बेटा क्वेश्चन सेट करो, तो वर्क डन पे करो करो करो, क्वेश्चन सेट करो। सर अभी तो पहले IIT 12 पास करना दीजिए, उसका IIT प्रोफेसर बनेंगे। देखो देखो देखो, क्या है ना कि केस 1 हम लोग लेते हैं। ठीक है, इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन सेट किया जा सकता है। देखो, वर्क डन इज इक्वल टू क्या है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर F डॉट कॉस थीटा। देखो क्या होता है, यहां से अब डॉट प्रोडक्ट आता है। अब मैथ फिजिकल सिग्निफिकेंस आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, अब यहां से मैथमेटिक्स चालू होता है। तो जो बच्चे हमारे छोटे मोटे प्यारे से बच्चे या बच्चियां, ठीक है, बालक बालिकाएं, जो ये सोच के PCB में गए थे कि सर अब तो हमको मैथ से छुटकारा पाना है, अब तो हमको मैथ्स नहीं पढ़ना है, तो उनके लिए ये है ना कि आप मैथ्स से छुटकारा आपको नहीं मिल सकता है, क्योंकि विदाउट मैथ्स हम लोग फिजिक्स को डिराइव नहीं कर सकते हैं। समझ में आया। तो जो फिजिक्स को कंप्लीट करता है वो कौन है, कंप्लीट करता है, मैथ्स कंप्लीट करता है। ऐसा हिस्ट्री थोड़ी पढ़ रहे हैं, थ्योरी पढ़ लिए, डेफिनेशन पढ़ गया, निकल गया। मैथमेटिकली उसको प्रूव करना पड़ता है। समझ में आया। तो मैथ्स से आपको डरना नहीं है। अगर रियली आप अच्छे लेवल का फिजिक्स को, अच्छे लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो या फिजिक्स को इंजॉय करना चाहते हो, तो मैथ्स से भागना नहीं है। मैथ्स का कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे कि वेक्टर हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, पूरा कैलकुलस बोल सकते हो। उन सभी को आप लोगों को थोड़ा कमांड करना पड़ेगा, क्योंकि अब नीट में भी जो डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है ना नीट में, वो फिजिक्स ही हो जाता है। तो उसके लिए आपको मैथ्स से भागना नहीं है, मैथ्स को आपको अच्छा करना है। ठीक है, चलो। तो अब यहाँ पे जो वर्क डन है दैट इज द डॉट प्रोडक्ट। तो अब यहाँ से तो पूरा मैथमेटिक्स स्टार्ट हो गया ना। अब जो बच्चा मैथमेटिक्स में डॉट प्रोडक्ट के बारे में पूरा पढ़ चुका हो, उसका अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो, उसके लिए थोड़ा तो ये हो ही गया मैथमेटिक्स वाला पोर्सन। समझ में आया। तो अब इसमें आपको क्वेश्चन सेट करने बोला जाएगा, तो क्या करोगे, आपको ये इसका वैल्यू दे दिया जाएगा, आपको इसका वैल्यू दे दिया जाएगा, F का वैल्यू दे दिया जाएगा, आपको F का वैल्यू दे दिया गया, D का वैल्यू दे दिया जाएगा एंड थीटा का वैल्यू दे दिया जाएगा। एंड आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा वर्क डन फाइंड आउट करो। समझ में आया क्या, वर्क डन क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है। सेकेंड में क्या कर सकता है कि आपको फोर्स दे देगा, डिस्प्लेसमेंट दे देगा, वर्क डन दे देगा, एंड आपको क्या बोलेगा, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ये आप मेरे को बता दो। तो इस टाइप का क्वेश्चन बनाया जा सकता है। सेकेंड केस क्या हो सकता है, सेकेंड केस ये हो सकता है ना कि देखो ये क्या था, सॉरी, इट्स वर्क डन इज इक्वल टू F/d cos थीटा। अब बोलेगा ना कि बेटा बताओ तो हमको वर्क डन इज इक्वल टू 0 किस केस में होगा, वर्क डन इक्वल टू 0 किस केस में होगा। तो अभी तक हम लोग बहुत अच्छे से इस चीज को एक्सप्लेन किए थे कि अगर डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू 0 होगा तो वर्क डन 0 हो जाएगा। तो ये तो होगा ही, यहाँ पे हम लोग मैथमेटिकली भी देख सकते हैं। और अगर F का वैल्यू भी अगर 0 हो जाएगा
तो इसका वैल्यू, वर्क डन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और द एंगल बिटवीन द फोर्स फैक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट फैक्टर, अगर इसका वैल्यू अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो भी वर्क डन का वैल्यू 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ये इस साइड मूव कर रहा है, ये इस साइड मूव कर रहा है एंड फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड लगा रहा है, मतलब फोर्स का जो कंपोनेंट है ना, जो ग्रेविटी फोर्स है, उसका इसके डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में उसका कोई वैल्यू ही नहीं है, मतलब इसका ये क्या हो गया, 0 हो गया। सो ये जो है वर्क डन, लाइक मैं क्या बता रहा था कि अगर ये इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है एंड इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ पे क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो इस केस में भी वर्क डन 0 हो जाएगा। अब यहाँ से मुझे एक चीज याद आया, आप लोग ये चीज भी कर सकते हो क्या, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट और अकॉर्डिंग टू द डेटा गिवन इन द क्वेश्चन, हम लोग यूज कर सकते हैं किसको, अलग अलग इसके फॉर्मूलाज को यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस। वो क्या है कि वर्क डन इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ कॉस थीटा डी, या फिर इसी को हम लोग लिख सकते हैं एफ डी कॉस थीटा। सो ये क्या है, ये है, इसको हम लोग क्या बोले, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। समझ में आया क्या नहीं, फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। चलो, सो एंड ये क्या है, इसको हम लोग बोल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड component of force in the direction of displacement। समझ में आया क्या? इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ force and component of displacement in the direction of force। So according to our requirement हम लोग इसको देख सकते हैं। ओके, तो इस केस में मैंने ये क्यों बताया कि देखो यहां पे ये क्या था, डिस्प्लेसमेंट एंड कंपोनेंट ऑफ, या फिर हाँ ठीक है, कॉस थीटा इंटू डी। सो इसके पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट है इस केस में, एंड द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसका वैल्यू क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, दैट्स व्हाई इस वैल्यू इज इक्वल टू 0। और एक चीज इसमें नोटिस करने वाला चीज ये है ना, ये जो यहाँ पे D है, ये जो D है, यहाँ पे D क्या है, किसका डिस्प्लेसमेंट है, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, तो अब बोलोगे सर ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स क्या है, देखो क्या है कि मैंने इस बॉल को मैंने यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रेस कर रहा हूं, मैं यहाँ पे प्रेस कर रहा हूं, ठीक है। तो अब इसका सेंटर ऑफ मास चेंज हो रहा है क्या, ये बॉल डिस्प्लेस हो रहा है क्या अपने पोजीशन से, ये बॉल डिस्प्लेस नहीं हो रहा है। मतलब अगर हम बोला जाए कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस बॉल मींस इसका सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या है, दैट इज इक्वल टू 0। और मैंने इस पे क्या कर रहा है, मैं तो इस पे फोर्स लगा रहा हूँ, फोर्स तो इस पे मैं लगा रहा हूँ, बट डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या है, 0 है। तो क्या मैंने वर्क डन 0 किया क्या, नहीं बेटा, मैंने इस केस में वर्क डन 0 नहीं किया, क्योंकि यहां पे देखो मैं जहां पे फोर्स लगा रहा हूं ना, वो दैट इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, तो वहां पे उसका क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो इस केस में मैं इस पे क्या कर रहा हूं, वर्क डन कर रहा हूं, एंड दैट वर्क डन इज बीइंग कन्वर्टेड एज अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस बॉल। क्लियर है? इसका और एक एग्जांपल ऐसे तुम देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे इस पे फोर्स लगा रहा हूं,
मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं एंड ये इस पोजीशन से ये अपना पोजीशन भी चेंज हो रहा है, मतलब इसके सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। बट मैं जिस जिस पॉइंट पे फोर्स लगा रहा हूं उसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स क्या हो रहा है इस केस में 0 है। तो इस केस में वर्क डन बाय मी क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अच्छे से समझ में आ गया ना, तो ये कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक केस में ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा था फिर भी उसमें डिस्प्लेसमेंट हो, मतलब वर्क डन हो रहा था, एंड दूसरे केस में डिस्प्लेसमेंट होने के बाद भी फोर्स लगने के बाद भी उस पर वर्क डन नहीं हो रहा था। ठीक है, इसमें और एक चीज आप लोगों को क्या देखना है कांस्टेंट फोर्स के केस में, कांस्टेंट फोर्स के केस में आप लोग को और एक चीज ये देखना है ना कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या फिर एक मिनट इसको मैं हटाता हूं। देखो ये ऑब्जेक्ट यहां पे मूव कर रहा है, मैं तो दूसरा कलर लूंगा, सेम कलर नहीं यूज करूंगा। चलो, अच्छा मजा आता है अलग अलग कलर यूज करने में। देखो कौन सा कलर, ग्रीन। चलो अरे यार, हाँ चलो देखो कौन सा शेप ले, ये लेते हैं। ठीक है, अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे ये मूव कर रहा है और इस पे एक फोर्स, अरे यार चलो 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 देखो ये क्या है, ये एक सरफेस है और ये उस पे रखा हुआ है एक ऑब्जेक्ट है। क्या है, एक इस पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट इस पे रखा हुआ है, ठीक है। अब इस पे जो फोर्स लग रहा है, इस पे जो फोर्स लग रहा है, इस पे एक फोर्स मान लो F1 ये लग रहा है, ये F2 लग रहा है, इस पे एक फ्रिक्शन फोर्स F3 लग रहा है, ठीक है, F3 लग रहा है, इस पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स mg लग रहा है। क्या लग रहा है, mg लग रहा है। तो अगर आपको बोला जाए वर्क डन ड्यू टू फोर्स F1, वर्क डन ड्यू टू फोर्स F1, तो जब आप इसका वैल्यू कैलकुलेट करोगे ना, तो आपको और दूसरे किसी भी चीज पे आपको फोकस नहीं करना है कि और इसमें कौन से फोर्स लग रहा है या फिर और इसमें फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है या नहीं लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है या नहीं लग रहा है। बस मुझे इसका वैल्यू पता रहना चाहिए। मान लो इसका 5 न्यूटन है और ये यहाँ से 2 मीटर डिस्प्लेस कर रहा है और दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो बस हमें क्या पता है कि F1 इंटू डी इंटू कॉस थीटा, इसका वैल्यू हो गया 0, मतलब इसका वैल्यू हो गया 1 एंड इसका वैल्यू हो गया 2, इसका वैल्यू हो गया 5, सो इट विल बी इक्वल टू 10 जूल। ओके, सो कहने का मतलब है कि अगर वो देगा कि उसमें फ्रिक्शन फोर्स है या फिर उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, नहीं लग रहा है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, तो किसी भी केस में अगर आप लोग को वर्क डन निकालने बोला जाएगा किसी भी पर्टिकुलर फोर्स में, तो आपको केवल उस पर्टिकुलर फोर्स को देखना है, उसका डिस्प्लेसमेंट को देखना है ऑब्जेक्ट को, एंड उन दोनों के बीच का एंगल को देखना है। समझ में आया? अनदर थिंग कि ये किस इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, किस फाइनल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, इसका एक्सेलरेशन क्या है, ये सब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मुझे केवल क्या चाहिए, जो फोर्स लग रहा है, जितना वो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, एंड व्हाट इज द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इतना मुझे पता है। बाकी मुझे और किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं है। समझ में आया? तो दैट इज द वर्क डन बाय दैट पर्टिकुलर फोर्स। क्लियर है? चलो, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, अलग अलग फोर्स दे दिया जाता है तो बच्चे उसमें कंफ्यूज करते हैं। अब हम लोग इसी को आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोगों ने देखा, क्या देखा
कि किस टाइप का क्वेश्चन बनाया जा सकता है। फिर हम लोगों ने देखा कि इसका वैल्यू 0 कब होगा। थर्ड केस हम लोग देखते हैं कि इसका वर्क डन का वैल्यू नेगेटिव कब होता है। वर्क डन का वैल्यू नेगेटिव कब होता है, वर्क डन का वैल्यू नेगेटिव कब होता है। तो हमको पता है एफ डी कॉस थीटा। तो यहां पे ये क्या है, ये तुम्हारा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स वेक्टर है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देखो जब मैग्नीट्यूड रहेगा तो वो कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है, इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये भी क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जब ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा तो नेगेटिव होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इसको नेगेटिव होना पड़ेगा, कॉस थीटा को नेगेटिव होना पड़ेगा। देखो जब हम लोग इसको फोर्स फैक्टर इस टाइप से लिखेंगे ना, तो फोर्स फैक्टर के ऊपर हम लोग एक एरो का साइन देते हैं। एंड जब इसको एनसीईआरटी यूज करता है तो इसको इस टाइप से बोल्ड में यूज करता है। क्या क्या करता है, बोल्ड में यूज करता है फोर्स वेक्टर को। एंड जब हम लोग इसका मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं तो मैग्नीट्यूड को सिंपली हम लोग एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। समझ में आया क्या? तो हम लोग इस टाइप से बोल्ड थोड़ी कर सकते हैं। मेरे पास चलो डिजिटल बोर्ड था तो मैं बोल्ड कर दिया। एग्जाम में तुम बार बार ऐसे ऐसे थोड़ी करोगे, ऐसे 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 ऐसे। चलो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके ऊपर एरो साइन देते हैं। तो अगर ये इस टाइप से रहा ना तो यहां पे इसका मतलब है डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि ये दो क्वांटिटी क्या है, ये दो क्वांटिटी तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा क्वांटिटी है वेक्टर। एंड अगर ये है तो ये क्या है, ये तुम्हारा क्रॉस प्रोडक्ट है। लेकिन जब हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे ना या फिर हम लोग ऐसे लिखेंगे तो इन दोनों का मतलब सेम है, दोनों का मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। एंड ये दोनों क्या है, यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी है। समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे एरो साइन नहीं है। बट जब यहाँ एरो साइन रहेगा, वेक्टर रहेगा, तो इन दोनों का मतलब अलग अलग होता है। ये आप लोग वेक्टर में पढ़े होंगे। चलो अगर हम लोग कहने का मतलब है यहाँ पे वेक्टर साइन नहीं, मतलब ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, मतलब इसको नेगेटिव करने के लिए इसको 0 करना पड़ेगा। और इसको 0 करने के लिए कॉस थीटा को हमको कहाँ रखना पड़ेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में रखना पड़ेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में रखने का मतलब क्या है, थीटा का वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए, 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। एंड इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री। सो इट इज द कंडीशन फॉर द नेगेटिव वर्क डन। समझ में आया क्या? नहीं क्लियर है? किसी को डाउट? जब तक फोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चंस हम लोग लेते हैं। ठीक है, किस टाइप का इसमें क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। क्वेश्चन इस टाइप से फ्रेम किया जा सकता है कि तुमको सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तुमको ये तुम्हारा फोर्स वेक्टर दे दिया गया, दैट इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। इसके बाद तुमको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दे दिया जाएगा, ये बोलेगा तुमको 3i कैप प्लस 5j कैप। अब तुम हमको बता दो वर्क डन का वैल्यू बता दो। सर बहुत इजी है, बहुत इजी है, हम आपने बताया वर्क डन इज इक्वल टू, अब इसमें ये फॉर्मूला मत लगा देना। समझ में आया क्या? एफ डी कॉस थीटा मत लगा देना। मैंने क्या बताया था, अकॉर्डिंग टू द गिवन डाटा हम लोग को जो हमारे लिए जो ज्यादा यूजफुल है वो फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारे लिए कौन सा फॉर्मूला ज्यादा यूज है, एफ डॉट डी। तो एफ डॉट डी में क्या है, यहाँ पे हो जाएगा 2i कैप प्लस हलवा है हलवा। इतना इजी नहीं आएगा, समझ में आया क्या? नहीं इतना इजी नहीं आएगा बेटा मेंस में। सो इट इज द जे कैप। हम लोग डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, डॉट प्रोडक्ट के लिए आई कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई करते हैं, जे कैप को जे कैप से मल्टीप्लाई, अरे ये के कैप है, वाओ के फॉर कैलाश। सो इट्स द के कैप, के कैप को के से मल्टीप्लाई करते हैं। अरे के कैप तो है नहीं यहाँ पे, मतलब ये यहाँ पे क्या है, ये 0 के कैप है। तो जब आई कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 into 3 plus 3 into 5 plus 4 into 0, that will be equal to 0. So it will be equal to 6 plus 15, 6 plus 15 is equal to 21 जूल। समझ में आया? इस क्वेश्चन में अच्छा, इसमें बता दो फिजिक्स क्या है। फिजिक्स बस इतना ही था कि
वर्क डन इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट है फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब जो बच्चा को डॉट प्रोडक्ट ही नहीं पता है उसका क्या इसमें प्रॉब्लम क्या है, मैथमेटिक्स का उसका प्रॉब्लम है ना। सो मैथमेटिक्स से आप पीछे नहीं आ सकते हो, इस बात को समझो आप। देखो अगला, और पीसीएम के लिए तो डबल फायदा हो रहा है, उसका डॉट प्रोडक्ट भी चल रहा है यहाँ पे, मैथमेटिक्स भी उसके लिए चल रहा है। अगला क्वेश्चन कैसे बनाया जा सकता है, देखो अगर हम फोर्स वेक्टर को फिर से वही ले ले 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप 4k कैप। अब यहाँ पे हमको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डायरेक्ट ना देके यहाँ पे हमको पोजीशन वेक्टर दे रहा है, ठीक है, क्या दे रहा है, पोजीशन। तो इसका मान लो फाइनल पोजीशन तुमको दे रहा है R2, फाइनल पोजीशन तो फाइनल पोजीशन वेक्टर इसका दे रहा है 4i कैप प्लस 4i कैप प्लस चलो ना 2j कैप प्लस k कैप। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है इसका मतलब क्या है, 1 है क्या, नहीं, इतना तो पता ही होगा आप लोग को। उसके बाद अगर इसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर को अगर ये तुम्हारा दे दिया है 2i कैप प्लस j कैप प्लस चलो ना हम यहाँ पे ले लेते हैं k कैप, ठीक है। तो अब तुमको वर्क डन निकालने बोला गया है, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या है, फोर्स वेक्टर डॉट डी वेक्टर। अब हमको पहले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पहले हम लोग को यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको हम लोग फाइंड करेंगे फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो ये तुम्हारा फाइनल पोजीशन वेक्टर हो गया, इनिशियल इसको हम लोग इससे माइनस करेंगे, यहाँ पे हम लोग कर दें इसको इससे माइनस करेंगे तो ये माइनस होगा, यहां से ये माइनस होगा, यहां से ये माइनस होगा। तो फोर्स वेक्टर यहां पे क्या है, दैट इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। सो हियर इट विल बी 4 minus 2 that will be equal to 2i cap and 2 minus 1 that will be equal to j cap and 1 minus 1 that will be 0 k cap. So इसको हम लोग को लिखने का कोई जरूरत नहीं है. So again we will multiply. So it will get multiplied with this. It will get multiplied with this. So it will be equal to 2 into 2 plus 3 into 1. So it will be equal to 4 plus 3. That will be equal to 7 joule. So simple. समझ में आएगा नहीं? इतना भी आसान थोड़ी पूछा जाएगा. अरे पूछ देता है कभी कभी, ऐसा नहीं है. क्वेश्चन का लेवल हमेशा हार्ड या मॉडरेट नहीं रहता, कभी कभी इजी लेवल का भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है. समझ में आया? चलो अब हम लोग क्या स्टार्ट करें और कैसा क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है. हाँ देखो अब कैसा क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है. वर्क डन इज इक्वल टू क्या है बेटा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा. अब मान लो तुमको थीटा का वैल्यू दे दिया, ठीक है, थीटा का वैल्यू दे दिया मतलब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू सेम डायरेक्शन में दे दिया. फोर्स अब यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट फोर्स रख रहे हैं. कांस्टेंट फोर्स का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन तुम्हारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया. जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट के केस में क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे मेरा क्या ऑलरेडी आ गया, 0 आ गया. तो हमको पता है ना एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. सो यहाँ पे वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा यहाँ पे. तो इस केस में देखो अब ये डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू डायरेक्ट ना देके अब तुमको क्या दे सकता है, टाइम दे सकता है. क्या दे सकता है, टाइम दे सकता है, इनिशियल वेलोसिटी दे सकता है, फिर तुमको और क्या दे सकता है, फोर्स, फिर इसमें तुमको मास का वैल्यू उसको देना पड़ेगा. इससे हम लोग एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं. तो इन सब का यूज करके हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे. मतलब यहाँ पे डायरेक्टली तुमको डिस्प्लेसमेंट ना देके हमको क्या दे देगा, मास दे देगा, टाइम दे देगा. इनिशियल वेलोसिटी अगर दिया हुआ है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज यू विल टेक इट एज अ 0. सो by using this formula we will calculate the value of displacement and finally we will put the value of force and displacement and we will get the value of work done. ठीक है. अब हम लोग 2000 आईटी जेई मेंस का 2016 का क्वेश्चन लेते हैं. कुछ इसी टाइप से था, एग्जैक्ट तो नहीं बोल सकते हो बट हाँ कुछ था इसी टाइप से. ब्लैंक पेज हम लोग देखते हैं. आ जाओ. नहीं है ना ब्लैंक पेज, है ना, मेरे पास बुद्धि है, उपाय है. लोडिंग. चलो इस गॉट हैंग्ड. और ये भी बोला कि अब क्लास खत्म किया जाए, बट क्लास खत्म नहीं है. आईटी जेई का हम लोग क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन लेते हैं.
ब्लैंक पेज हम लोग देखते हैं कहाँ पे होगा, है हमारे पास ब्लैंक पेज है, ठीक है। चलो क्वेश्चन कुछ ये था ना, जेई मेंस 2016 पर था या फिर 19, दोनों में से कुछ था, इधर 2016 और 19, ठीक है। जेई मेंस का और 19 दोनों में से कोई था, वो मैटर नहीं करता है, मैटर करता है क्वेश्चन क्या था और उसका सॉल्यूशन क्या होगा। सो क्वेश्चन ये था ना, ये बोला गया है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसपे उस पर फोर्स लगाया जा रहा है, एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया जा रहा है एंड फोर्स लगने के कारण एक ही फोर्स लग रहा है, तो एक ही जब फोर्स लगेगा तो ऑब्वियसली वो इक्विवेलेंट पोजीशन उसका नहीं होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं होगा। इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं रहेगा मतलब उसका देयर विल बी सम डिस्प्लेसमेंट, एंड डिस्प्लेसमेंट रहेगा तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है ना, उसका पोजीशन जो रहेगा, उसका पोजीशन जो दिया हुआ था वो टाइम के रिस्पेक्ट में वो इस टाइप से दिया हुआ था, 3t² प्लस 5 करके दिया हुआ था। अब पूछा गया कि स्टार्टिंग के 5 सेकंड में इस पे कितना वर्क डन किया गया बाय दिस फोर्स, वर्क डन बाय द फोर्स F फॉर स्टार्टिंग 5 सेकंड। तो कुछ ये क्वेश्चन था एंड यहाँ पे ये फोर्स है एंड इसका मास तुम्हारा दिया हुआ था m इज इक्वल टू 2 kg, इस ऑब्जेक्ट का मास दिया हुआ था 2 kg दिया हुआ था, ठीक है। तो इसको अब हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखो ना, हम लोग को यहाँ पे फोर्स का भी डायरेक्ट वैल्यू नहीं दिया हुआ है, फोर्स का भी डायरेक्ट वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग को फोर्स निकालने के लिए एक्सेलरेशन चाहिए। तो एक्सेलरेशन हम लोग इससे निकाल सकते हैं क्या, नहीं बताओ। v इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 6t, ये कांस्टेंट है तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 0, सो इट विल बी 6, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू dv अपॉन dt। जब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इट विल बी 6, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। एक्सेलरेशन कांस्टेंट मतलब फोर्स कांस्टेंट, समझ में आया क्या नहीं। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो अब हमको पता है ना कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं हम लोग, अब हम लोग लगा सकते हैं S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी ये रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, मतलब u का वैल्यू इस पे 0 हो जाएगा, सो इट विल बी इक्वल टू हाफ, a का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा 6 एंड t का वैल्यू तुम्हारा 5 दिया हुआ है, तो इट विल इक्वल टू 5 into 5 दैट विल इक्वल टू 25, सो इट विल गेट कैंसल आउट, इट विल बी इक्वल टू 3, सो 3 into that will be equal to 25. Three into 25 and it will be 75. So डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू 75 आ गया। अब यहाँ से हमको क्या पता चल जाएगा, फोर्स का वैल्यू पता चल जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का वैल्यू तुम्हारा कितना है, मास का वैल्यू है 2 एंड एक्सेलरेशन का वैल्यू है 6, सो इट विल बी इक्वल टू 12। सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है तुम्हारा, दैट इज इक्वल टू 12 एंड इट्स 75। जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 750 एंड 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 150। सो द फाइनल आंसर विल बी इक्वल टू 900 जूल, 900 जूल। इसको जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग पढ़ेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, तो इसको सेकेंड मेथड से भी कर सकते हैं, जिसमें कि हम लोग इसका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी देखेंगे, फिर फाइनल काइनेटिक एनर्जी देखेंगे एंड जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी रहेगा दैट विल बी इक्वल टू द वर्क डन बाय दिस फोर्स। तो हम लोग उस मेथड से भी यूज कर बना सकते हैं, बट अभी हम लोगों ने वो कॉन्सेप्ट वो टॉपिक पढ़ा नहीं है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्स, कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन यूजिंग द फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऑफ कर्व एंड फाइनली विल गो थ्रू वर्क एनर्जी एंड थ्योरम। तो इसी के साथ आज हम एंड करते हैं अपना फर्स्ट लेक्चर ऑफ वर्क एनर्जी एंड पावर। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।